कहने की जरूरत नहीं, नया साल मुबारक, पुराने का मुंह काला, यही दुनिया का कायदा है। और कैसे न हो, जरा मिलाकर देखो दोनों को। ये देखो नया साल गुलाबी गुलाबी, और वह रहा तुम्हारा पुराना साल चीकट मटमैला। नया साल झबरे झबरे बालों वाला ऊंची नस्ल का नन्हा मुन्ना प्यारा सा पपी है, जिसे बरबस गोद में उठा लेने को जी चाहता है, ऊन के गोले जैसा गरम गुदगुदा। और वो पुराना साल खुजली का मारा, लीवर बहाता मरियल बूढ़ा लावारिस कुत्ता जो हर घर से दुराया जाता है। नया साल हरी भरी धूप की वीथी है, जिस पर अगल बगल रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की लताओं ने मंडप सा तान रखा है। और पुराना साल कीचड़ और काई से ढंका हुआ वह उबड़ खाबड़ कंकरीला रास्ता, जिसे अब पीछे मुड़कर ताकते डर लगता है। नया साल एक अनजाने सुख की सिहरन है, पुराना साल भोगे हुए कष्टों की एक कड़ी। कितना बुरा था पुराना साल, ढंग का खाना न ढंग का कपड़ा, कीमतें आसमान से बात करती हुई, रहने को मकान नहीं, 10-10 कुंबे बेशर्मी की चादर ओढ़कर एक जरा सी कोठरी में जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। क्या था पुराने साल में जिसे चाव से कोई याद करे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उसकी अर्दी निकल गई, कोई उसके लिए 2 आंसू गिराने वाला नहीं है। आज नए साल की शाम है, अब तो हम नए साल की पौफत्ते देखेंगे, बड़े हुलास से आगे बढ़कर उसका स्वागत करेंगे और किसी बहुत मनभाते मेहमान की तरह आंखों में आंखें डालकर प्यार से हाथ पकड़कर उसे कमरे के भीतर ले आएंगे, जहां इतने सारे लोग उसकी अगवानी में आंखें बिछाए बैठे हैं। और आंखें ही नहीं, दस्तरखान भी, जिस पर साथ बैठकर पीने के लिए एक से एक नायाब शराबें चुनी हुई हैं और एक से एक सुस्वादु मेवों से भरपूर केक और पेस्ट्रियां। कमरा रंग बिरंगे कागज की बंधनवारों और नए साल की हमारी रंग बिरंगी आकांक्षाओं और संकल्पों के जैसे रंग बिरंगी गुब्बारों से सजाया गया है। रेडियो पर बहुत अच्छा पाश्चात्य संगीत आ रहा है, हम गलबहियां डाले नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, कुछ होश में और बहुत कुछ मदहोश अलमस्त। नए साल का जन्म हो रहा है। नया साल वह फीनिक्स पक्षी है जो हर साल पुराने की खाक पर नया जन्म लेता है। उसके माँ बाप की फैमिली प्लानिंग इतनी पक्की है कि हमें ठीक ठीक पता रहता है कि कब, किस रोज और किस घड़ी में उसका जन्म होगा। जब ही तो दुनिया भर के करोड़ों लोग उत्सव के सब साज सामान से लैस उसको हाथों हाथ लेने के लिए बैठते हैं। सोना गुनाह है उस वक्त। सोते में जो कभी नया साल आ गया तो समझो तुम्हारी तकदीर भी सो गई पूरे 1 साल के लिए। किस तरह फिर इस दलिद्दर से तुम्हारा छुटकारा नहीं, इसलिए तो कोई सोता नहीं। देखिए कुछ को कैसे नींद के झोंके आ रहे हैं, आंखें डूबी जा रही हैं, मुंह फाड़ फाड़ कर जम्हाइयां ले रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सो जाएं। सिगरेट और कॉफी से, विस्की की चुस्की से, ब्रिज और रमी से, इसके उसके स्कैंडल की मनमोहक चर्चा से और घिसे पिटे चुटकुलों पर चौगुने जोर से हंस हंस कर नींद को भगाया जा रहा है। ज्यों ज्यों घड़ी का कांटा आधी रात यानी 11:60 की तरफ बढ़ रहा है, त्यों त्यों नाच और गाने की लय तेजतर होती जा रही है। और लो, यहाँ वहाँ सब तरफ 12 के घंटे बजने लगे। नए साल का जन्म हो गया। देखो देखो कैसा प्यारा सा बच्चा है, मक्खन जैसे हाथ पांव, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, कैसी अजनबी सी भोली भाली आंखें, किसी मीठे नश्तर की तरह उतरा जाता है दिल में। दुनिया की सर्दी गर्मी का अभी उसे कुछ पता नहीं, अभी तो उसकी आंखों में वही हरम का बाग झूल रहा है, नंदन कानन, जहां आम की बौर से लदी हुई बेसुध अमराइयों में बारहोमास कोयल बोलती है, देखने वाले की आंखें जुड़ाती है। पर मैं अपनी उल्टी तबीयत को क्या करूं, मैं तो उस गरीब भिखमंगे की बात सोच रहा हूं जिसे हमने अभी अभी बगैर कफन के दफनाया है, जो अभी अभी बुझे हुए कोयले की तरह, चूसी हुई गंडेरे की तरह दूर उस कोने में फेंक दिया गया है, उस तह पर तह राख की ढेरी पर जिसका नाम समय है। घूमने दो समय का पहिया, तुम्हारा आज का ये नया चहेता भी वहीं पहुंचेगा, मुर्दा बरसों के उसी कब्रिस्तान में। सोचो तो कितने कृतघ्न हैं हम, एक दिन जिसको सिर माथे पर लिए फिरे, काम निकल जाने पर उसी को गर्दनिया कर बाहर कर दिया। मिल तो गया जो कुछ मिलता था, अब काहे की ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती हमेशा उगते सूरज की होती है, ढलता सूरज तो ढलता सूरज है। रूप रस गंध का कितना कुछ दिया उसने, उसी सेतु पर होकर तुम यहाँ तक आए, अपने को तिरोहित करके उसने इस नए वर्ष को तुम्हारे लिए संभव बनाया, पकाया, तुम्हें प्रौढ़ता दो 1 वर्ष के जीवन अनुभव से, उसकी इतनी अवमानना क्यों इस अंत समय। कल जो मेहमान आ रहा है उसके स्वागत सत्कार के लिए क्या ये जरूरी है कि घर के बड़े बूढ़े को धकिया कर कहीं से सबसे अलग एक भूसे की कोठरी में बंद कर दिया जाए। एक अजनबी के वास्ते भले ही वह जरी और कमखाब पहन कर आया हो, एक पुराने दोस्त की तरफ से यह बेरुखी सिर्फ इसलिए कि उसके कपड़े मैले हैं, ये कहाँ का इंसाफ या कहाँ की समझदारी है। अभी तो सामान भी नहीं खुला तुम्हारे इस नए दोस्त का, क्या पता उसके अंदर क्या है, तब फिर काहे को उसे इतना सिर चढ़ाते हो। जो कहीं धोखा दिया उसने, तब
थोड़ा शंकित रहना ही अच्छा है ऐसे अजनबी से। बहुत बहुत जरूरी है ये हाथ भर की दूरी। हमारे घर आए हो, अच्छी बात है। हम तुम्हारे साथ भलमनसी से पेश आएंगे, अपने बराबर में कुर्सी पर बिठाएंगे, नाम गाम पूछेंगे, पूछेंगे कौन ठाकुर हो, किधर गांव में तुम्हारे घर है। ओले पाले सूखे बूढ़े की बातें करेंगे, तश्तरी में रखकर पान सुपारी भी पेश करेंगे, मगर बस पान सुपारी, दिल नहीं अपना। इतना संयम जरूरी है, समझदारी इसी में है। होगी जहां होगी, आदमी में तो नहीं है। वहीं पर तो असल पेंच है। किसी गोंधा बसंत ने कहीं पर लिखा है कि आदमी सबसे समझदार जानवर है। बिल्कुल गलत बात है। पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, समझदार नहीं है। दूसरे तमाम जानवर यानी कि कीड़े मकोड़े तक उससे ज्यादा समझदार होते हैं। कभी अपने किसी शिकारी दोस्त से पूछिएगा, शेर कब और क्यों आदमखोर हो जाता है? इसलिए कि आदमी सबसे आसान चारा है। इसलिए कि अपनी उस घायल या टूटी हुई हालत में वह दूसरे किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकता। सब आदमी से ज्यादा चौकन्ने होते हैं और खट्टा पाते ही भाग निकलते हैं। असल नासमझ भुक्कक गावदुम आदमी है। छोड़िए जंगल की दुनिया को, अपनी रोज की दुनिया में आइए। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चील, कौवा, गिलहरी, साही, गौरैया, खटमल, मक्खी, मच्छर, आप मार सकते हैं इसमें से एक को भी। कुत्ता जब देखो चौके में घुसा रहता है। बिल्ली रोज दूध पी जाती है। बंदर आए दिन कपड़े छींटता है। चील हाथ से जलेबी का दोना झपट ले जाती है। कौए को और कुछ नहीं मिलता तो आटे की लोई ही ले उड़ता है। गिलहरी एक अमरूद नहीं बचने देती और न एक दाना मटर का। साही आलुओं का प्रेमी है, एक एक को खोदकर चाट जाता है। गौरैया नन्ही सी जान मगर वह भी ऐसा उधम जोते रहती है कि अनाज को धूप दिखाना मुहाल है। क्या क्या उपाय न किए होंगे इनको पकड़ने के, मगर सब बेकार। बंदरों से और कोई उपाय न चला उन तक पहुंच सके ऐसा जादुई डंडा अब तक तो ईजाद हुआ नहीं। तो सोचा पत्थर मारो, सो बंदरों का तो बाल भी बांका न हुआ, घर के बस शीशे फूट गए। इधर कुछ महीनों से एक काना कुत्ता बहुत लहटा हुआ है। सब करके हार गए मगर वह अपनी आदत नहीं छोड़ता। एक दिन मैंने अपने को बहुत लज्जित किया, ललकारा और एक मोटा सा चेला लेकर घात में बैठ गया। आज इसी से बच्चों की टिंगली न तोड़ो तो मेरा नाम नहीं। कन्वा आया और अपने समय से ही आया और ऐसा टक्कर चला फेंका कि आज दिन से हमारा बुढ़ा जमादार लल्लू अपनी टिंगली लिए घर बैठा है और हम अपने हाथों गुस्लखाना भी पोंछ रहे हैं। हमारे एक बड़े भाई साहब शिकारी हैं। साहियों का उत्पात देखकर आलू का आधा खेत खोद डाला। कमबख्तों ने उनको हम पर बड़ी दया आई और उन्होंने हमको इस संकट से उबारने का बीड़ा उठाया। दिन भर 2 आदमी लगे रहे। खेत के आसपास बड़ी सी एक खाई खोदी गई और रात को भाई साहब घर भर में अंधेरा करके टार्च बंदूक लेकर साही का शिकार करने बैठे। परम आश्वस्त की साही के पाप का घड़ा भर गया और अब उसके विनाश की घड़ी आ गई। हम सब सोते चले गए। सवेरे जैसे ही आंख खुली हम लोग साही का मातम करने खाई की ओर भागे और क्या देखा कि भाई साहब कीचड़ में सने कराहते बेदम पड़े थे। वो पूछना भी ठीक नहीं लगा कि यह सब क्या हुआ और साही कहाँ गई। लाद फांद कर उनको घर में लाए और हफ्तों उनकी सिक बात चलती रही। तब से मुझको बराबर लगता रहा है कि हो न हो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वाली कहावत जरूर किसी साही की बनाई हुई है, यानी कि अगर कोई साही भी लिख पढ़ सकता है। अब कहिए अलापेंगे आदमी की समझदारी का राग, मगर नहीं, देखता हूं कि अब भी आपकी आंखों में थोड़ी सी विश्वास की चमक बाकी है। चलिए छोड़िए इन घरेलू जानवरों को, कीड़ों मकोड़ों पर आइए। खटमल को क्या कहिएगा जो करोड़ आदमियों की नींद हराम किए हुए है, जैसी कि हिटलर ने भी क्या की होगी, मगर मारने चलिए तो हाथ नहीं आता। देखते देखते नजर से ओझल हो जाता है कि जैसे कोई सिद्धि हो उसके पास, और जो आपने कभी भूले से उसको पा भी लिया और पन्ही जमा भी दी तो 100 में 99 बार मरता नहीं, बस नाटक के प्राणायाम साधे पड़ा रहता है और आप जरा सा अनुचितते हुए कि वह आपको साफ बुत्ता देकर अपनी राह लगा। और मच्छर, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। एक भी जो घुस पाया मच्छरदानी में तो समझिए कि भोर हो गई। सारी रात आप उठकर बैठेंगे, कभी दिया जलाए और कभी चोर बत्ती जलाएंगे। रात भर फटाफट की आवाजें आएंगी मगर मच्छर एक भी हाथ न आएगा। पूरा छापेमार है वह कि जैसे कहीं से ट्रेनिंग लेकर आया हो, और वह भी अभिमन्यु जैसी कच्ची अधूरी ट्रेनिंग नहीं कि आप दुश्मन के चक्रव्यूह में घुस गए मगर निकलने का ढंग नहीं आता। मच्छर माँ के पेट में पूरी ट्रेनिंग लेकर आता है। आप 7 नहीं 70 महारथी खड़े कर दीजिए, मच्छर को आप मनमानी करने से नहीं रोक सकते। जहां चाहेगा जाएगा, जो चाहेगा करेगा, और शत्रुसेना को ध्वस्त और विपर्यस्त करके जब जिधर निकलना चाहेगा निकल जाएगा। आप एक बार हवा को भी रोक सकते हो, मच्छर को नहीं रोक सकते।
यह आकस्मिक बात नहीं है कि हमारी भाषा में मच्छर की तुक का एक और शब्द मिलता है अक्षर, जिसको हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है। वैसी ही अनंत उसकी महिमा है। घर की जाने कितनी जली हुई मच्छरदानियां उसके अदम्य शौर्य की कहानी कह रही है, और अंत उस नैष्ट महाभारत का सदा यही हुआ है कि मैं हार कर मच्छरदानी के भीतर चादर मुंह से ओढ़कर सो गया हूँ, जितना उस परमप्रतापी मच्छर से बचने के लिए उतना ही अपने मुंह की शर्म छिपाने के लिए। जब ही तो मैं कहता हूँ, और कुछ झूठ नहीं कहता। खुद अपने मन को टटोल कर देखिए, समझदारी में आदमी मच्छर के संग तो क्या, पासंग में भी नहीं बैठता। रही मक्खी सो उसको तो आदमी की नाक से खास मोहब्बत है। सारी दुनिया छोड़कर वह जब बैठेगी तब आदमी की नाक पर, शायद उसके दर्द को चूर्ण करने के लिए ही, क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा घमंड अपनी नाक का ही होता है। कोई बात मन के खिलाफ हुई नहीं कि उसकी नाक सबसे पहले कटती है। लिहाजा मक्खी जब बैठेगी तब ताक कर वहीं उसकी उसी नाक पर अपने हाथ मारा, उड़ गई। आप कुछ करने लगे, फिर आ बैठी। आपने फिर हाथ मारा, फिर उड़ गई। आप फिर कुछ करने लगे, वह फिर आ बैठी। यही मक्खी का ढंग है, जैसा कि एक सच्चे ग्रही का होना चाहिए। हिंसा का लेश नहीं उसमें, न काटे और न डंक मारे, बस आकर बैठ जाती है। इस पर भी अगर किसी को आपत्ति हो तो यह उसका अन्याय है। अच्छी धांधली है, 2 घड़ी किसी को बैठने भी न देंगे। क्या लेती हूँ किसी का, चुपचाप बैठी ही तो रहती हूँ। उसमें भी आपकी नाक कटी जाती है तो फिर ठीक है, हो जाए एक बार निपटारा कि यह खेत किसका है। और बिगुल बज गया, लड़ाई शुरू हो गई। अब आप हैं कि हाथ चलाए जा रहे हैं, पैर पटके जा रहे हैं, सर झटके जा रहे हैं, मगर मक्खी है कि आपको दम नहीं लेने देती। फिर आप पंचक्की की तरह दोनों हाथ फटकारने लगते हैं, और मक्खी बदस्तूर अपना काम किए जाती है। यहाँ तक कि अब आपके दिमाग की नसें फटने लगी हैं, आप पागल हुए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस जीने से तो मर जाना अच्छा है, और आप छुरी उठा लेते हैं कि उस नाक का ही सफाया कर दें, मगर फिर कुछ सोचकर आप रुक जाते हैं और भाग निकलते हैं, और मक्खी इतने पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। आखिरकार मैदान उसी के हाथ रहता है। मानव जाति के सारे इतिहास में आज तक आदमी मक्खी संग्राम में कभी आदमी की जीत नहीं हुई। जो लोग निठल्लेबाजी को मक्खी मारना कहते हैं, उन्होंने शायद कभी मक्खी मारी नहीं, बना ऐसी निठल्लेबाजी की बात न करते। मक्खी मारने से बढ़कर पौरुष या पराक्रम दूसरा नहीं है। 100 बात की एक बात, आदमी से बढ़कर लाचार और नासमझ जानवर सारी सृष्टि में दूसरा नहीं है। और यह भी उसकी नासमझी का ही एक प्रमाण है कि वह अपने एक पुराने दोस्त को धता बताकर एक अज्ञात कुलशील अजनबी के गले में इस तरह बांह डालकर पागलों जैसा नाचता फिरता है। साल बीतते न बीतते उसे अपने भूल का पता चलने लगता है, लेकिन तब तक एक और नया साल उधर चौखट पर खड़ा होता है। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि आदमी वर्तमान में जीता है। काश कि ऐसा होता, मगर कहाँ। सच तो यह है कि आदमी कभी वर्तमान में नहीं जीता, जो कुछ जीता मरता है सब भविष्य में। इसलिए तो सब उसे वर्तमान संवत्सर की विदाई का सहृदय आयोजन करना चाहिए। तब वह एक अजन्मे और तुरंत के जन्मे शिशु के स्वागत में इस तरह मतवाला होकर पिपीरी बजाता घूमता है, और सो भी आज के इस जमाने में, जबकि सब जानते हैं कि हर नया बच्चा मुसीबतों की एक नई गठरी लेकर घर में आता है।